Hello children. In this video we are going to learn about nucleus. Nucleus, as you can see in this diagram, is surrounded by two membranes, and these two membranes form nuclear envelope. क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ और ये एक तरह का एनवेलप बनाते हैं। एनवेलप में भी आप देखेंगे एक लिफाफा जो होता है उसमें आउटर और इनर कवरिंग दोनों होते हैं। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मिलता है, इसलिए इसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये कंटिन्यूस नहीं होता है। दो मेम्ब्रेन का जो लेयर है ये कंटिन्यूस नहीं होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसमें बीच बीच में होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर भी कहा जाता है। और स्टूडेंट आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही, न्यूक्लियर पोर का जो फंक्शन है वो ये है कि इसके द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो एक कंडेंस्ड मास है राइबोसोम का, एक कंडेंस मास है। आप देखेंगे ये जो कंडेंस मास है और इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो राइबोसोम का सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर वो जगह है जहाँ पर राइबोसोम का निर्माण होता है। और स्टूडेंट आप ये एक और बात ध्यान में रखेंगे कि न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही पतले धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और नॉर्मल सेल में ये हमें इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दे सकते हैं। ये सेल डिवीज़न के दौरान ही दिखते हैं। सेल डिवीज़न के दौरान ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं ये कंडेंस होकर के, इकट्ठा होकर के एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। और स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और ये पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो आइए इस डायग्राम को स्टडी करने के बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल कंपोनेंट होता है सेल का। एक बड़ा होता है आकार में और सेल के बीचों बीच पाया जाता है और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। लेकिन आप देखेंगे स्टूडेंट कि प्लांट सेल के अंदर ये इसका जो साइज़ होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट नहीं होता है सेल का। प्लांट सेल के अंदर सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वैक्यूल, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा
वेस्ट को स्टोर करने की, किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर वैक्यूल जो है वो ज़्यादा फंक्शनल है वहाँ पर। इसलिए वैक्यूल का साइज़ प्लांट सेल में बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस छोटे हो जाते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं उसमें। और न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड भी प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस साइड में चले जाते हैं। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की तरफ। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, उनमें पोर्स पाए जाते हैं, और इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और ये न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल का ट्रांसफ़र कराते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो तरह के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। आइए सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। और ये न्यूक्लियस प्रोटीन और आरएनए की मदद से राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, इसलिए इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर प्रोटीन और डीएनए होता है। क्रोमेटिन मटेरियल नॉर्मल सेल में बहुत पतले थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और ये सेल डिवीजन के कंडेंस होकर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कहें तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन और डीएनए होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल आरएनए की तरह। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेरेंट के कैरेक्टर को, हेरिडिटरी कैरेक्टर को, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, पेरेंट के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर, क्रोमोसोम किसी भी सेल के अंदर या तो जोड़े में होता है, या फिर वो अकेले होता है, जोड़े में नहीं होता। तो जब किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर्ड होता है, पेयर्ड क्रोमोसोम्स पाया जाता है, तो उस सेल को डाइप्लॉइड कहते हैं। जबकि जब किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम अनपेयर्ड होता है तो उसे हैप्लॉइड कहा जाता है। स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी सेल में हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी सेल में ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये जोड़े में पाए जाते हैं, 23 के पेयर में पाए जाते हैं। इसलिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल जो होता है वो डाइप्लॉइड होता है, जबकि जो ह्यूमन गैमीट है, स्पर्म और ओवा, तो ये जो ह्यूमन गैमीट है ये इनके अंदर क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है। इनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में।
न्यूक्लियस बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला उनमें से है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, किसी भी सेल के अंदर बहुत सारे लाइफ एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि सेल न्यूट्रिशन, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस होता है और सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन भी होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए परफॉर्म करता है, और इसके अंदर कोई भी जो बायोकेमिकल है उसका सिंथेसिस होता है या फिर उसका ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो सेल ऑर्गेनील मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनील्स पाई जाती हैं, तो उनके एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये सेल डिवीज़न के साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल डिवीज़न का एक प्रॉपर साइकिल होता है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम इसे देख सकते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो पार्ट में, फिर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो न्यूक्लियस के दोनों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों भाग में बट जाता है। तो एक डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट सीरीज होता है सेल के डिवीज़न का। तो सेल डिवीज़न साइकिल सेल के डिवीज़न का एक डेफिनेट सीरीज़ होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट एक डेफिनेट सीरीज़ में होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप सेल दो भाग में डिवाइड कर जाता है, दो या दो से अधिक भाग में वो डिवाइड कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न के साइकिल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और फिर आप देखेंगे द थर्ड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज दैट इट ट्रांसमिट्स हेरेडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, और ये डीएनए जो आप देखेंगे कि ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसके फंक्शनल पार्ट को हम जीन कहते हैं, और जीन का जो काम होता है वो पेरेंट के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह का होगा। प्रोटीन सिंथेसिस पर ही डिपेंड करता है बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फॉर्मेशन। तो वो सब डिसाइड करता है जीन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो पेरेंट्स ट्रांसफ़र, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करना पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये भी न्यूक्लियस का फंक्शन है। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं दो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, इनके फुल फॉर्म्स। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो स्टूडेंट इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो आप बनाएंगे। ये इनटेक्स्ट क्वेश्चंस पहले के टॉपिक्स से हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो आपको डिस्कवरी ऑफ सेल टॉपिक से रिलेटेड है, जबकि जो दूसरा जो सेट है इनटेक्स्ट क्वेश्चन का, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट न्यूक्लियस के बारे में आज के क्लास में हमने पढ़ा। आगे की क्लासेस में हम लोग सेल ऑर्गेनील के बारे में अपना स्टडी शुरू करेंगे। सो ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और आप व्हाट्सएप पर इनके पिक्चर्स, आंसर के पिक्चर्स आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।